नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कचहरी में आपका स्वागत है। कचहरी में आज पहला मुकदमा आस्था के साथ हुए विश्वासघात का, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी गंभीर आरोपों के घेरे में हैं और जिनकी वजह से भगवान के दर पर ऑडिट की नौबत आ गई है। आज हम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक नई तरह के सिलेबस की फाइल खोलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि चुनावी साल में यूपी में कैसे नैरेटिव को मजबूत करने का खेल चल रहा है। और 10:30 बजे कचहरी में एक करिश्माई फुटबॉलर की फाइल खुलेगी, जो इंटरनेट की नई सेंसेशन है। उसने ऐसा क्या कमाल किया कि महज कुछ ही घंटे के भीतर उसके 70 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। ये पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले राम मंदिर के चंदे में गबन के रूप में करोड़ों सनातनियों की आस्था पर पड़े आघात की फाइल खोलते हैं। गली मोहल्लों में स्थापित मंदिरों से लेकर बड़े से बड़े तीर्थ क्षेत्र तक में जब कोई भी भक्त दान पेटी में पैसे डालता है, तो शायद ही कभी सोचता होगा कि यह पैसा कहां जाएगा या अर्थव्यवस्था में कहां घूमेगा। उसके लिए तो वो अपने आराध्य के चरणों में समर्पित की गई सेवा होती है, दान होता है, समर्पण होता है। भक्त उस पैसे का कोई गुणा भाग नहीं करता है। फिर आज तो सवाल राम मंदिर का है, वो राम मंदिर जो 500 साल की प्रतीक्षा और पीढ़ियों के संघर्ष के बाद साकार हुआ। और जब 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में रामलला की अलौकिक मूरत मुस्कुराई, तो टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों सनातनियों की आंखें सजल हो गई थी, कलेजा भर आया था। ये वही मंदिर है जिसके लिए लोगों ने ईंटें दान की, अमीरों ने खजाने खोल दिए, बुजुर्गों ने पेंशन दे दी, सीमित संसाधनों वाले घरों ने गुल्लकें तोड़कर दान किया और किसी ने परिश्रम दान किया। नतीजा यह हुआ कि ट्रस्ट के खाते में 5,000 करोड़ से ज्यादा का फंड आया और आज भी हर महीने औसतन 4 से 5 करोड़ का चढ़ावा सीधे भक्तों के भरोसे के रूप में बरस रहा है। लेकिन ये देखना कितना दुखद है कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या में राम का धाम चंदे में हेरा फेरी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा है। ऐसी प्रवृत्ति वालों को वैसे सदियों पहले गोस्वामी तुलसीदास ने पहचान लिया था। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने लिखा था, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, यानी जैसे जैसे लाभ मिलता है मनुष्य का लोभ, उसका लालच बढ़ता जाता है। विडंबना देखिए, जो पवित्र ग्रंथ सदियों पहले चीख चीख कर लोभ के इस खतरे के प्रति चेता रहा था, आज उसी राम मंदिर के आंगन में बैठे चंद पाखंडियों के लालच ने देश के सबसे बड़े विश्वास की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। ये कोई मामूली हेरफेर नहीं है, ये सीधे भगवान के घर में डकैती है। और इसीलिए मामला अब सोशल मीडिया के आरोपों से निकलकर ऑडिट और एसआईटी की फाइलों तक पहुंच चुका है। सोचिए, जिस राम के दर से पूरी सृष्टि न्याय मांगती है, आज उसी भगवान के आंगन में पुलिस की तफ्तीश की नौबत आ गई। एसआईटी को खुद राम मंदिर परिसर की खाक छाननी पड़ रही है। एसआईटी के चक्रव्यूह में इस वक्त 11 ऐसे रसूखदार किरदार फंसे हैं, जिनकी उंगलियां कल तक चंदे के नोटों को गिना करती थी और आज कानून की उंगलियां सीधे उनके गुनाहों की तरफ तनी है। राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव, गोपाल राव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रवि मिश्रा, अवनीश करुणेश, मनीष यादव, राजेश पाठक, रूपल मिश्रा और केडी तिवारी, ये वो 11 चेहरे हैं जिनसे एसआईटी इस वक्त कड़ाई से उगलवाने में जुटी है कि दान पात्र से लेकर बैंक के लॉकर तक जाने वाले रास्ते के बीच में वो कौन सा लूप होल था, जहां से श्रद्धालुओं की आस्था गायब हो रही थी और लुटेरों की तिजोरियां भर रही थी। जैसे जैसे जांच के पन्ने पलटेंगे, मुमकिन है कई और सफेद पोश बेनकाब होंगे, लेकिन सवाल सिर्फ चेहरों का नहीं है, सवाल उस साख का है जो तार तार हुई है। अब यहां से सीधे 3 तीखे सवाल हैं। क्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर अब आंख मूंद कर ट्रस्ट किया जा सकता है? यह कैसे मुमकिन है कि महाघोटाले का यह पूरा खेल ट्रस्टियों की नाक के ठीक नीचे होता रहा और उन्हें कानों कान इसकी भनक नहीं लगी? जिन लोगों को करोड़ों का चंदा गिनने के अति संवेदनशील काम में लगाया गया, क्या उनके बैकग्राउंड चेक हुए? और अगर हुए तो किस लेवल तक चेक हुए थे?
इस पूरी जांच की सबसे कमजोर, सबसे चौंकाने वाली और सबसे विवादित कड़ी है रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव। ये शख्स कभी राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन रसूख देखिए, स्टीयरिंग घुमाने वाले इस हाथ को चंदा गिनने जैसी बेहद गोपनीय और पवित्र जिम्मेदारी सौंप दी गई। आरोप है कि इसी चंदे की मलाई काटकर अयोध्या के दुर्गापुरी में आलीशान प्रॉपर्टी इन जनाब ने खड़ी कर दी। हालांकि जब इस पूरे मामले पर एनडीटीवी संवाददाता ने टिन्नू यादव को कैमरे पर घेरा तो उसने इन आरोपों को विरोधियों की जलन करार दिया। ये तो सच्चाई भगवान जानते हैं, या तो हम जानते हैं। ये मैं उस विषय से हमको कोई लेना देना नहीं, वहां हमारा ना जाना ना आना। न कोई ईर्षा जरूर है, लोगों को जलन हो रही होगी। सही जांच हो जाए, सही जांच हो, मैं बिल्कुल बच जाऊंगा पुलिस के सामने। जहाँ जाना होगा वहां जाऊंगा, जहां बुलाया जाएगा हम वहां पहुंचेंगे। अब सच्चाई या तो गर्भगृह में बैठे रामलला जानते हैं या फिर टिन्नू यादव, लेकिन मर्यादा की नगरी से ऐसा सुनना कितना दुर्भाग्यपूर्ण और झकझोर देने वाला है। जो भी उसमें अगर गलत पाया जाता है तो उसको दंड देने की कार्रवाई जरूर हो, और अगर ये आरोप झूठा निकलता है तो जिसने झूठा आरोप लगाया है उसके ऊपर भी कार्रवाई के लिए जगह हमारा शासन रखे। आदित्यनाथ जी खुद उसमें आगे बढ़े की एसआईटी स्थापना करे की उसकी जांच कर रहे हैं, और उसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी किया होगा कोई भी, मैं समझता हूँ आदित्यनाथ योगी जी कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। वैसे आस्था की इस पावन भूमि पर चढ़ावे के पैसे का कुल कितना गबन हुआ, इसका सटीक अंदाजा लगा पाना फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि जो लोग हिसाब किताब लगाने बैठे थे वही बेहिसाब खेल कर रहे थे। राम मंदिर में चंदे के पैसों की गिनती के जो प्रभारी हैं उनका नाम है गोपाल राव। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं। वीएचपी की तरफ से ट्रस्ट और बैंक के बीच पाई पाई का निगरानी का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। गोपाल राव की छत्र छाया और मर्जी से ही चंदा गिनने वाली इस पूरी टीम को काम पर लगाया गया था। जाहिर है सिस्टम में एक बड़ा और आपराधिक लूप होल छोड़ा गया। सवाल ये बिल्कुल नहीं कि गबन चंद लाख रुपयों का है या फिर करोड़ों का है। सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल ये है कि ये हेरा फेरी राम के घर में हो। ये मामला शायद राजनीतिक गलियारों में इतनी तेजी से ना गूंजता अगर 7 जून को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर सीधे मोर्चा ना खोला होता। और अब अखिलेश यादव अफसरों से लेकर ट्रस्ट के लोगों तक सबकी भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने क्या कहा, सुनो। बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। ये मसला सिर्फ पैसों का नहीं, ये मसला विशुद्ध रूप से सनातनी आस्था का है। ये मसला उस राम मंदिर ट्रस्ट से दरकते भरोसे का है जिसके बड़े बड़े पदाधिकारी इस वक्त शक के घेरे में हैं। मंदिर ट्रस्ट के सामने अब सिर्फ इस कानूनी चक्रव्यूह से बेदाग निकलने की चुनौती नहीं, बल्कि देश की जनता की अदालत में अपने पब्लिक परसेप्शन और बिखरती साख को बचाने की सबसे बड़ी जंग है। वैसे परसेप्शन और नैरेटिव का एक ऐसा ही बड़ा दिलचस्प और शहमात का खेल इस वक्त यूपी की सियासत में भी चरम पर है, और इस खेल के सबसे मंझे हुए सबसे तगड़े खिलाड़ी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनावी साल सामने है और योगी आदित्यनाथ बहुत ही कैलकुलेटेड, सधे हुए तरीके से अपनी सबसे बड़ी यूएसपी यानी क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर के नैरेटिव को और ज्यादा धार दे रहे हैं। कैसे अपराधियों पर चौतरफा नकेल कसकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना राजनीतिक किला अभेद्य बता रहे हैं, आइए अब कचहरी में इसकी फाइल खोलते हैं। वैसे परसेप्शन और नैरेटिव का एक ऐसा ही बड़ा दिलचस्प और शहमात का खेल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में भी चरम पर है, और इस खेल के सबसे मंझे हुए सबसे तगड़े खिलाड़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनावी साल सामने है और योगी आदित्यनाथ बहुत ही कैलकुलेटेड, सधे हुए तरीके से अपनी सबसे बड़ी यूएसपी क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर के नैरेटिव को ज्यादा धार दे रहे हैं। आखिर कैसे अपराधियों पर चौतरफा नकेल कसकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना राजनीतिक किला अभेद्य बता रहे हैं, आइए कचहरी में इसकी फाइल खोलते हैं। यूपी पुलिस की ही लैंड है, लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था।
2027 की चुनावी जंग के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में नैरेटिव की जंग अब बिजली, पानी और सड़क से आगे निकलकर बुलडोजर और बैरल के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार खुलकर ऐलान किया है कि माफिया का सफाया उनका सबसे पसंदीदा विषय है। चुनावी साल में इस बयान के मायने साफ हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार किसी बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलकर फ्रंट लाइनर बने रहना चाहती है। आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस की ही लैंड है, लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा यह तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। अभी डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? लॉ एंड ऑर्डर पर आंकड़े क्या गवाही देते हैं? यूपी सरकार के आधिकारिक दावों के मुताबिक साल 2017 से अब तक राज्य में 17,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें 200 से ज्यादा इनामी अपराधी ढेर किए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े भी इस नैरेटिव को बेस देते हैं, जिसके मुताबिक यूपी में डकैती में करीब 80% और लूट के मामलों में करीब 74% की भारी कमी आई है। वहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक 3500 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां या तो कुर्क की जा चुकी हैं या फिर उन पर बुलडोजर चल चुका है। 50 साल की बुढ़िया औरत विधवा जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन के, और उस दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी। सर वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन चले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में एक बैंक थी सर, हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान अगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपये निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई इनको। एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं और बैंक की सिद्धि में बांध के उन्होंने धलिए सिर पे अपनी पे दिन के 12 बजे। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओ, बड़े आदमी हो। अरे कैसे छीन ले जाओ, बाबा को राज है। योगी आदित्यनाथ क्राइम कंट्रोल और एक्शन को अपना यूएसपी बताते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि माफिया सफाई की चमकती हुई हेडलाइन के पीछे उत्तर प्रदेश में शॉर्टकट जस्टिस का एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक सबका आरोप है कि यूपी में बुलडोजर न्याय और एनकाउंटर राज के जरिए संवैधानिक प्रक्रियाओं और कोर्ट कचहरी के सिस्टम को दरकिनार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। विपक्ष के इन दावों में जो कानूनी वजन है, उसे देश की अदालतें भी कई बार रेखांकित कर चुकी हैं। मानवाधिकार संगठनों का सवाल है कि क्या सजा तय करने का अधिकार सिर्फ पुलिस को दे दिया जाए? लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि आम जनता, जिसे कानूनी तारीखों के लंबे इंतजार से डर लगता है, उसे ये क्विक जस्टिस वाला एक्शन राहत की तरह दिखता है। यही वजह है कि सीएम खुले मंच से ये तक कहते हैं कि बच्चे अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे बात स्वास्थ्य की हो या माहौल की। मैं किसी गांव में जाता हूं, किसी कार्यक्रम में जाता हूं, 2-4 माताएं खड़ी रहती हैं कि मेरे बच्चे का अन्नप्राशन करा दीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, वह बच्चा अपनी मां की गोद में रोता होगा, अपने पिता की गोद में रोता होगा, अपने दादा दादी के गोद में रोता होगा, लेकिन जैसे मेरे गोद में आता है वो हंसने लगता है। तो लोग कहते हैं सब क्या है? मैं कहता हूं देखो, वो कह रहा है कि अब मैं सुरक्षित हूं। तो क्या वाकई माफिया की सफाई से चुनावी मैदान में वोटों की बुआई मुमकिन होगी? क्या यूपी की जनता इस बुलडोजर इंसाफ को विकास के बाकी पैमानों जैसे महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं की समस्या से ऊपर रखेगी?
योगी आदित्यनाथ का ये फेवरेट सब्जेक्ट उन्हें चुनावी परीक्षा में डिस्टिंक्शन से पास कराएगा या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है कि यूपी की सियासत अब एक बेहद सख्त और आक्रामक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां योगी क्लियर विजन के साथ एक्शन वाले एक्सप्रेसवे पर हैं और विपक्ष अभी मुद्दों की पैमाइश कर रहा है। ठोक बजाकर मुद्दों की नाप तोल इसीलिए जरूरी है क्योंकि दीवार दरकने का डर सबको लगता है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ जो हुआ, उससे ये संकेत गए कि आगे और भी पार्टी में टूट हो सकती है, सेंध लग सकती है, सांसद छोड़कर जा सकते हैं या नई पार्टी का दामन थाम सकते हैं। यही आशंका उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी, और इसीलिए जब 2 दिन पहले मीटिंग में 9 में से सिर्फ 4 सांसद पहुंचे, 5 सांसद ऑनलाइन जुड़े, कयास लगने लगे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी क्या टूट हो सकती है। और इसके फौरन बाद जिस तरह उद्धव की पार्टी ने रिएक्ट किया, जिस तरह केंद्र सरकार में एक मंत्री का बयान आया, उससे यह लगा कि दाल में कुछ काला तो है। तो क्या वाकई महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर शुरू हो चुका है? कचहरी में टूट फूट वाली राजनीति की नई फाइल। कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आसानी से नजर नहीं आता। कुछ ऐसा ही सस्पेंस इस वक्त दिल्ली से मुंबई तक तैर रहा है। शिंदे की सेना यानी शिवसेना के एमएलसी कृपाल तुमाने ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने उद्धव कैंप की धड़कनें बढ़ा दी। कह दिया उद्धव के 7 सांसद हमारे साथ आ सकते हैं। उनका ये काम करने का तरीका इन लोगों को पसंद आया है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके मतदार संघ का विकास भी हो, ये भी उनका मुख्य ध्येय होता है। तो इसीलिए वो हमारे साथ आने का मानस बना चुके हैं। ऑपरेशन टाइगर वाली इस आग में घी डालने का काम किया केंद्र सरकार में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। जाधव ने सीधे तौर पर दावा कर दिया कि उद्धव कैंप के सांसद और विधायक अंदर ही अंदर बेहद असंतुष्ट और नाराज हैं, क्योंकि उन्हें वहां सम्मान नहीं मिल रहा। उन पर बार बार शक जताया जाता है, बार बार उनको बुलाया जाता है और उनसे मान सम्मान उनका कहीं नहीं किया जाता है, इसलिए वो लोग सभी नाराज है। और उनका दिल में जो नाराजगी है तो निश्चित रूप से कभी न कभी तो बाहर आएंगी, और जिस दिन बाहर आएंगी तो उस दिन ऑपरेशन टाइगर पूरा हो जाए। जाधव ने जैसे ही संजय राउत का नाम लिया, संजय राउत मीडिया के सामने आए, कह दिया कि टाइगर है, किसी से नहीं डरते, टूट फूट तो देख चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। का मतलब है कि वो लोग हमको टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं, और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कोशिश तो करेंगे, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है, पार्टियां तोड़ो, यही काम चल रहा है उसका। संजय राउत ने अपनी बात रखी, लेकिन खबरें ये भी थी कि उद्धव की पार्टी के एक सांसद संजय देशमुख दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री से मिले। तो क्या ये औपचारिक मुलाकात थी या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल खेला जा रहा है? संजय देशमुख मिले प्रताप जाधव से, उसके कितना महत्वपूर्ण है? उनके घर में उस मीटिंग के दिन उनके बेटी की शादी की बात चल रही थी, मेहमान घर में आए हुए थे, वो उसने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात की, और उसके बाद में वो तो कुछ घंटों की बात थी। उसके बाद में उनका जो काम था फार्मेसी के बारे में, तो उस संबंधित मंत्रालय के मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आए और उन्होंने उसका स्पष्टीकरण। संजय राउत हो या फिर अनिल देसाई, सब उद्धव की पार्टी की रिपोर्ट ओके बताते हैं, लेकिन अंदर खाने खबरें हैं कि ठाकरे गुट अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ऑपरेशन टाइगर के सुगबुगाहट के बीच उद्धव ठाकरे ने 22 जून को मुंबई में विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। सोर्सेस के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं को हर एक सांसद से पर्सनल कांटेक्ट करने और उनकी राय जानने की जिम्मेदारी दी गई है। शिंदे साहब के बारे में अट्रैक्शन है। हमारी सरकार जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। शिंदे साहब अच्छी तरह से उनको साथ दे रहे हैं, पवार मैडम साथ दे रहे हैं, और बहुत सारे डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम में हर कोई शामिल होना चाहता है, तो ये लोग आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या वाकई ऑपरेशन टाइगर के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, या फिर शिंदे गुट का ये प्रेशर वाला खेल? बहरहाल आगे जो भी हो, इतना जरूर है कि उद्धव के ये टाइगर्स हेडलाइन में बिना नागा बने रहेंगे।
एक होता है अवसर मिलना और दूसरा होता है उस अवसर को उपलब्धि में बदल देना। जैसे फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रहे दुनिया के एक बहुत छोटे से देश काबो वेर्दे के गोलकीपर ने किया। कचहरी में उस करिश्माई खिलाड़ी की फाइल खोलने जा रहे हैं जो इस समय पूरी दुनिया में इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ है। और जिसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या कुछ घंटों के भीतर ही कुछ हजार से बढ़कर 7 मिलियन यानी 70 लाख को पार कर गई। इस फुटबॉलर का नाम है वोजिन्हा, जो काबो वेर्दे के गोलकीपर है। वोजिन्हा का पुर्तगाली भाषा में मतलब होता है छोटी आवाज, लेकिन उसकी धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में 40 बरस का यह खिलाड़ी पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार स्पेन के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया और मैच का पासा पलट गया। स्पेन के खिलाड़ियों ने काबो वेर्दे की टीम के गोल पोस्ट के करीब जाकर 8 बार टारगेट पर शॉट लगाए, लेकिन उनकी सनसनाती हुई किक काबो वेर्दे के गोलकीपर वोजिन्हा की दीवार को भेद नहीं पाई। 6 बार तो वोजिन्हा ने बॉक्स के अंदर अकेले गोल बचाया और टीम के सुपरमैन बन गए। स्पेन की टीम ने पूरा जोर लगाया लेकिन गोल नहीं कर पाई और मुकाबला 0-0 पर छूटा, जो कि काबो वेर्दे के लिए किसी जीत से कम नहीं था। गोलकीपर वोजिन्हा ने सबको अपना मुरीद बना लिया। सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी रॉकेट स्पीड से भागी। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या कुछ ही घंटों में 50,000 से बढ़कर पहले 15 लाख हो गई और फिर 10 घंटों के अंदर ही बढ़कर 50 लाख तक हो गई और उनके फॉलोअर्स अब बढ़कर 70 लाख का नंबर पार कर चुके हैं, वो भी 24 घंटे से कम वक्त में। हैरानी की बात यह है कि वोजिन्हा जिस देश काबो वेर्दे से आते हैं उसकी कुल आबादी ही 5.25 लाख है, लेकिन वोजिन्हा के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या उनके देश की आबादी से भी 14 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी पूरी दुनिया में उनके फैंस की आज की तारीख में कमी नहीं।